मित्रों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं गढ़वाल के पंवार साम्राज्य के एक और खूबसूरत वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पंवार यानी परमार राजवंश के द्वितीय राजा से आगे की स्टोरी। इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पंवार यानी परमार राजवंश की उत्तराखंड में किस प्रकार से उनका पदार्पण हुआ था, या पंवार राजवंश ने उत्तराखंड में किस प्रकार से शासन की शुरुआत करी थी, कौन परमार या पंवार राजवंश का प्रथम राजा था और उन्होंने किस किस प्रकार से यहाँ पर कार्य किए थे। यानी हमने अभी तक पढ़ लिया है पंवार राजवंश में कि पंवार का जो प्रथम राजा था वह वास्तव में गढ़वाल क्षेत्र का नहीं था, बल्कि उनका आगमन गुजरात के धार प्रदेश से हुआ था, जो कि यहाँ पर बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आए थे और यहीं पर यहाँ के एक ठाकुरी राजा की पुत्री से विवाह करने के पश्चात यहाँ पर एक अपना नया गढ़ बसा लिया था। उस गढ़ के पश्चात उन्होंने अपने एक बड़े गढ़ को बनाया जो कहलाया चांदपुर गढ़। इस तरह से पंवार या परमार राजवंश की प्रथम राजधानी हो जाती है चांदपुर गढ़, और वह चांदपुर गढ़ वर्तमान में जनपद चमोली के धोबा पट्टी के अंतर्गत गैरसैंण में स्थित है। ये वही गैरसैंण है जो अभी हमारी उत्तराखंड की तथाकथित ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो आइए वहां से आगे पढ़ते हैं। आज की वीडियो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप यकीन कीजिए, यहां से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनेगा। देखो, पढ़ने की रणनीति ये होती है, आप लगातार पढ़ते रहिए। भाई देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो शायद पूरा याद हो गया। इस तरीके से याद नहीं होता है। बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन से ही हमें दिमाग में भी बार बार रिकॉल होता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ये सुना है। यदि आपने सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो तुक्के भी सही नहीं लगते हैं। तो ये मैं मेथड बता रहा हूँ, तुक्के का मेथड नहीं है, बल्कि ये जो मेथड है ये मास्टर सीरीज है, और इसमें आपको सभी चीज़ एक एक करके याद होने वाले हैं। सब कुछ यहाँ से याद करके जाएंगे और अंत तक आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ पढ़ के गया हूँ। तो अभी देखिए कितना खूबसूरत होने वाला है। आज हम पढ़ रहे हैं गढ़वाल के अशोक के बारे में, और वो अशोक सम्राट जो गढ़वाल का महान राजा था। देखिए कौन था वो, लेकिन हम जानकारी रखते हैं पहले यहाँ के दूसरे राजा से, क्योंकि पहले राजा का नाम था कनकपाल। देखिए, कनकपाल या कनकराव दो नाम थे। वैसे उनका मूल नाम था कनकराव, लेकिन कनकराव के बाद जब उन्होंने पंवार या परमार राजवंश की स्थापना करी तब वे कनकपाल कहलाए थे। तो प्रथम राजा हो गए कौन? कनकपाल। इनका शुभारंभ हुआ तो 888 ईस्वी में, और 888 से लेकर के 98 तक ये राजा रहे थे। कहां? चांदपुर गढ़ में। अब उसके पश्चात 98 के बाद कौन राजा रहे? ये रहे श्यामपाल। देखो, इन राजाओं के बारे में बड़ी मुश्किल से यानी बहुत कम जानकारी मिलती है। क्यों बहुत कम जानकारी मिलती है? क्योंकि ये एक सम्राट टाइप के नहीं थे, बल्कि ये एक गढ़पति हुआ करते थे। छोटे छोटे गढ़ों में ही शासन करते थे। इस समय तक गढ़वाल में 52 ठाकुरी गढ़ थे। उन 52 ठाकुरी गढ़ों में छोटे छोटे गढ़ बना करके छोटे छोटे ठाकुरी राजा शासन कर रहे थे। उनमें से ये श्यामपाल भी था, यानी इनके पिता जो कनकपाल थे वे भी एक ठाकुरी राजा ही थे। तो उन ठाकुरी राजाओं ने शासन किया और श्यामपाल ने भी शासन किया, लेकिन श्यामपाल ने ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया जिसकी वजह से हम इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या इन्होंने ना कोई अभिलेख लिखे, ना कोई शिलालेख लिखे, ना किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया, तो इनके बारे में जानकारी का होना असंभव है। वैसे ही 18वें राजा पर आ जाते हैं। 18वें राजा का नाम था आनंदपाल। देखो, आनंदपाल के बारे में एक तथ्य यह है कि जब उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आनंदपाल नाम के राजा थे, उस समय नेपाल के दुलु निवासी एक आक्रमणकारी थे जिनका नाम था अशोकचल, और अशोकचल ने उस समय कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों क्षेत्रों पर विजय की थी। गढ़वाल में उन्होंने गोपेश्वर जो कि चमोली जनपद का मुख्यालय है, और बाड़ाहाट जो कि उत्तरकाशी है। तो चमोली और उत्तरकाशी दोनों क्षेत्रों को भी विजय किया था। ये बात हुई गढ़वाल की। और कुमाऊं में उन्होंने विजय करके वहां पर एक अपना पुरुषोत्तम सिंह नाम का एक सामंत भी बिठाया था, और वे थे नेपाल के दुलु निवासी, और उनका नाम था क्या? अशोकचल। तो अशोकचल के आक्रमण के समय
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कौन राजा थे? आनंदपाल। इसे हम याद रखेंगे। और अशोक चल ने 1191 के आसपास में यह आक्रमण किया था। एक्चुअली अशोक चल के ही अभिलेख से ज्ञात हुआ कि उस समय इस गढ़वाल क्षेत्र को केदार भूमि के नाम से जानते थे। तो केदार भूमि नाम दिया किसने? अशोक चल ने। यह नाम दिया है गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख में। तो उस त्रिशूल अभिलेख से ही पता चला कि इस क्षेत्र को इस नाम से जानते थे। हालांकि अनंतपाल के साथ युद्ध हुआ था, नहीं हुआ था, अनंतपाल को भी पूरे तरीके से जीता था, नहीं जीता था, इसका विशेष तथ्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र पर वे आक्रमण किया था और इसने जीता था। उसके पश्चात अशोक चल वापस नेपाल चले गए थे। उसके बाद अगले राजा हैं 24वें राजा। देखो हम छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं। छोड़ छोड़ के इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस बीच के राजाओं की केवल नामावली आप याद रख सकते हैं। बैंकेट की सूची आप देख लें, उस सूची में एक एक करके राजाओं के नाम अवेलेबल है। लेकिन राजाओं के नाम याद करना इतना आवश्यक नहीं है, बल्कि हम वो पढ़ें जिन राजाओं ने कुछ कार्य किए हैं। देखो 24वें राजा का नाम था सोनपाल, या इन्हें सुवर्णपाल भी कहते थे। सोन या सुवर्ण। इनकी मूल राजधानी थी चांदपुरगढ़। और इन्होंने ये कहा जाता है कि सोनपाल के समय में 2 पुत्रों के कारण इन्होंने एक नई राजधानी भी बनाई थी। या आप समझ लीजिए कि पहले अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले कौन थे? सोनपाल या सुवर्णपाल। इन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई, वो बनाए बिलंग घाटी में नई राजधानी। ये बिलंग घाटी थी बिलंगना नदी घाटी, टिहरी क्षेत्र में। यहां जब इन्होंने राज्य बनाया तो राज्य बनाने के लिए इन्होंने खसों को यहां पराजित किया था और खसों को पराजित करके बिलंग घाटी में अपनी नई राजधानी बना ली। जब बिलंग घाटी में इन्होंने अपना राज्य बनाया तब वहां इसी सोनपाल के नाम से सोनवंशी पंवार कहलाए। तो एक तो ये तथ्य है कि भाई ये बिलंग घाटी क्षेत्र में भी गए थे। एक इनकी मूल राजधानी ये है कि इनकी मूल राजधानी तो चांदपुरगढ़ ही है। उसके बाद बिलंग घाटी में भी गए थे। ये भी इस प्रकार से ठाकुरी राजा थे, छोटे मोटे गढ़ों के गढ़पति थे। तो यहाँ पर बिलंग घाटी में भी एक गढ़ बनाया, उस गढ़ का राज्य भी किया और यह चांदपुरगढ़ में भी चली रहा है। यानी अभी तक इनकी 2 राजधानियां हो चुकी है। उसके बाद बात आती है सोनपाल से रिलेटेड केवल इतना ही है। सोनपाल का शायद इसलिए इन्होंने विभाजन किया था क्योंकि पुत्रों के कारण, पुत्रों में आपसी मतभेद के कारण शायद विभाजन करना पड़ा था। उसके बाद यहां भी कुछ राजा होते हैं। देखो एक राजा का नाम आता है 28वें नंबर पर, उनका नाम है लखनदेव या लसणदेव। अब लखनदेव लसणदेव ऐसा प्रथम पंवार राजा है जिन्होंने पहली बार तांबे का सिक्का चलाया था। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम के लिए रामबाण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पंवारों या परमारों का प्रथम लिखित रूप में साक्ष्य या किस प्रकार से सिक्के के रूप में साक्ष्य पहली बार मिला लखनदेव या लसणदेव का। अभी तक 28वें राजा से पहले किसी ने भी इस प्रकार का लेख नहीं लिखा या इस प्रकार के सिक्के नहीं छापे। इसीलिए हमें दिक्कत होती है कि भाई पंवारों के प्रारंभिक राजाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। और यहां से आगे तकरीबन कुछ राजाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखो लसणदेव और लखनदेव ने जो ये ताम्र का प्रथम सिक्का ये चलाया था यानी बनाया था, ये बिलंग घाटी में ही बनाया था। बिलंग घाटी का ही ये राजा था। वही बिलंग घाटी का राजा जो सोनपाल ने एक बिलंग घाटी अपना नया राजधानी बनाई थी। तो यहां पर बिलंग घाटी का ये राजा था लसणदेव या लखनदेव, और इसे बिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र राजा कहलाया। तो कहीं ना कहीं ये भी पंवार वंशी ही था। और बिलंग घाटी में प्रथम स्वतंत्र राजा कौन कहलाया? लखनदेव या लसणदेव। और इसने पहली बार क्या किया? ताम्र मुद्रा चलाई थी, तांबे का सिक्का बनवाया था। इस प्रकार से हमें जानकारी मिली कि भाई लखनदेव का महत्व क्या है और लखनदेव ने क्या किया था। आइए अगला आ जाते हैं 29वें राजा पर। 28 के बाद 29वां राजा का नाम है अनंतपाल। और अनंतपाल भी कौन है? द्वितीय। इससे पहले अनंतपाल हो चुका है, ये अनंतपाल द्वितीय है। अनंतपाल द्वितीय के समय में धारशिला गांव में, जो कि रुद्रप्रयाग के मंदाकिनी नदी घाटी में है, और धारशिला गांव में इस व्यक्ति के अभिलेख मिले हैं। और मैं बता दूं, ये अनंतपाल ऐसा व्यक्ति है जिसका पहली बार अभिलेख मिला है। कहां? बिलंग घाटी यानी मंदाकिनी नदी घाटी में ही, धारशिला गांव या धारशिल गांव में। तो यहां पर इसके अभिलेख मिले हैं। किसके? अनंतपाल प्रथम।
इतना हम याद रखें। और अभिलेख भी क्या मिले हैं, शिलालेख के रूप में मिले थे। तो पहला ताम्र मुद्रा, पहला शिलालेख। अब यहां आप आइए 33वें राजा पर। 33वें राजा के बारे में बात करें तो ये असलदेव है। असलदेव या आसलदेव, दो नाम इसके हैं, लेकिन आप असलदेव ही याद रखें। असलदेव ने 1433 से लेकर के 1442 तक शासन किया और इस शासन काल में इस व्यक्ति ने पुनः राजधानी चांदपुर वापस लाया। अब आप यहां पर याद रखें, जो 24वां राजा था वो राजधानी ले गया बिलंग घाटी, और जो असलदेव 33वां राजा था वो पुनः राजधानी कहां लाया, चांदपुरगढ़। यानी इन्होंने बिलंग घाटी को फिर से छोड़ दिया था, इसलिए बिलंग घाटी में इनका साम्राज्य आगे नहीं चला और वहां से राजधानी कहां लाया, ये पुनः चांदपुर लाया था। तो इस प्रकार से हमें याद रखनी है भाई, एक याद रखना है सोनपाल, एक याद रखना है असलदेव, जो राजधानियां परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद कई बार राजधानी परिवर्तन होती है, लेकिन अभी तक आप इतनी जानकारी याद रखें। इस व्यक्ति का तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखें। ये समझ ले कि लखनदेव हमारे मामा जी थे, और मामा जी पहले मामा जी जिन्होंने पहले क्या किया, ताम्र मुद्रा चलाई, और ये व्यक्ति ऐसे जिनका पहला शिलालेख मिला। अब एक व्यक्ति और आता है जिनका सबसे पहले पंवार वंशों में ऐसे राजा जिनका प्रथम ताम्रपत्र लेख मिलता है, और उनका नाम है जगतपाल, और जगतपाल थे 34वें राजा। अब देखिए जगतपाल की कहानी क्या है। तो जगतपाल ऐसे व्यक्ति हैं जिनका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक ताम्रपत्र लेख मिला है, और वो ताम्रपत्र लेख था पूरे पंवार वंश का प्रथम ताम्रपत्र लेख। अभी तक किसी भी पंवार राजा ने ताम्रपत्र लेख नहीं लिखा था, तो इन्होंने अपना ताम्रपत्र लेख लिखा, जिस ताम्रपत्र लेखों की दान पात्र भी कहा जाता है। दान पात्र का मतलब है उस ताम्रपत्र लेख में दान दिए जाने का वर्णन है। वो दान क्यों देता था, क्योंकि महान राजा था। भाई जो महान होंगे वो दान भी देंगे, तो राजाओं की विशेषता यही होती थी, या तो बड़े युद्ध करे, या बहुत बड़ा दान दे, या बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार करे, इस प्रकार से महान होना। तो इन्होंने भी बड़ा दान दिया होगा, इसलिए दान पात्र भी कहा गया। और इस रघुनाथ मंदिर में जो ताम्रपत्र लेख मिला, उस ताम्रपत्र लेख में इन्होंने स्वयं को रजवार शब्द से संबोधित किया। यानी ये स्वयं को क्या कहलाते थे, पंवार, रजवार। तो रजवार कहलाई। रजवार का मतलब इतिहासकारों ने प्रभुत्व संपन्न राजा के रूप में लगाया है। तो आप समझिए कि अभी तक इतने राजाओं में से 34वां राजा जिसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न राजा कहा। अब जो प्रभुत्व संपन्न राजा होगा वह दान भी दे सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक ताम्रपत्र लेख लिखा, जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग जहां देवप्रयाग में है, और उस रघुनाथ मंदिर में इन्होंने ताम्रपत्र लेख लिखा और स्वयं एक प्रभुत्वशाली सम्राट कहलाया। तो अभी तक हम डिटेल पढ़ चुके हैं 34वें राजा तक। इनके बीच जितने भी अन्य राजा हैं उनकी सूची आप किताबों से पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता उनकी सूची लिस्ट याद रखने की ज़रूरत है। याद रखने की ज़रूरत है तो इतने ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही याद रखें आप, एग्ज़ाम में यहीं से आता है। अब अभी के समय में कई तैयारी करने वाले युवाओं को ये समस्या हो रही है कि भाई आखिर कोई ये बता दे हमें कि आएगा क्या पेपर में डायरेक्ट। पढ़ना तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आएगा क्या, तो आएगा इन्हीं में से। धैर्य रखें, बस शालीनता से पढ़ें, और शालीनता से पढ़ करके एक एक चीज़ें आप नोट डाउन करते रहें, एक एक चीज़ें पढ़ते रहें, सब कुछ यहीं से आएगा। आपका एग्जाम भी क्लियर होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लो नहीं होगा। बस ध्यान देते रहें क्या क्या की पॉइंट है। तो की पॉइंट में आपने ध्यान ये देना है कि भाई आनंद पाल की बात करें तो अगर प्रश्न इस प्रकार से आ गया, जब अशोक चल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तब यहाँ का राजा कौन था, अनंत पाल। पहली बार राजधानी को परिवर्तन करने वाला सोनपाल। पहली बार जिस व्यक्ति का एक सिक्का मिला वो कौन था, लसणदेव। पहली बार जिस व्यक्ति के शिलालेख मिले वो थे कौन, अनंतपाल। जिस व्यक्ति ने बिलंग घाटी से चांदपुर वापस राजधानी बदली वो कौन थे, लसणदेव। और जिस व्यक्ति का प्रथम ताम्रपत्र लेख मिला है वो कौन थे, जगतपाल। तो ये तो सब कुछ प्रथम ही है, तो एक एक करके सबका नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं
असली सम्राट जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है अजयपाल, यानी इन्हें गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। गढ़वाल का अशोक अजय रावत जी ने कहा है। वो अशोक इसलिए कहा है क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार से अशोक की महानता थी उसी प्रकार से गढ़वाल में इनकी भी महानता है। अब आगे पढ़ते हैं हम इन अजयपाल के बारे में। क्या है अजयपाल और क्यों इन्हें अशोक कहा गया है? देखो, अजयपाल का शासनकाल की बात करें तो 1490 से लेकर के 1519 तक इन्होंने शासन किया। तकरीबन 29 साल इन्होंने शासन किया। तो अजय रावत जी ने इन्हें गढ़वाल का अशोक नाम से संबोधित किया है। उसके बाद बात करें राहुल सांकृत्यायन, जो कि महान गुम्मकड़ शास्त्री हैं, उन्होंने तो अजय रावत को ये तक कहा है कि यही पंवार वंश के संस्थापक थे। लेकिन पंवार वंश के संस्थापक ये नहीं थे, बल्कि अन्य इतिहासकारों ने किसे कहा है? सबसे पहले राजा कनकपाल थे, ना कि अजयपाल। अजयपाल तो यहाँ क्रम में 37वां है। आयोग भी इसी चीज को मानता है, इसलिए हम भी यही माने कि अजयपाल 37वें राजा थे। अब इनके कुछ आगे युद्ध के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इन्होंने युद्ध किए। देखो, इनके युद्ध की बात करें तो सबसे पहला इनके जीवन का जो युद्ध होता है, राजा बनते ही, राजा बने थे 1490 में और युद्ध हो जाता है 1491 से शुरू। यानी जिस प्रकार से अशोक ने अपने प्रारंभिक जीवन में युद्ध किए थे, उसी प्रकार से अजयपाल ने भी अपने जीवन के प्रारंभ में, यानी अपने राजा बनने के प्रारंभ में काफी युद्ध किए। तो पहला युद्ध होता है कीर्तिचंद से। अब कीर्तिचंद कौन थे? कीर्तिचंद थे कुमाऊं के राजा, यानी चंदवंश के राजा। तो चंदवंश के राजा कीर्तिचंद से युद्ध किया किसने? अजयपाल ने। और अजयपाल का युद्ध होता है बदानगढ़ में। और ये बदानगढ़ आप एक प्रकार से सियाचिन लगा लीजिए, कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य का क्षेत्र, जहां पर कि बार बार युद्ध होते रहते थे। तो बदानगढ़ में जब युद्ध हुआ तो 1491 और 1492 दो बार युद्ध हुआ अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच में। पहले युद्ध में होता क्या है? पहले युद्ध में कीर्तिचंद जीत जाते हैं, प्रथम 1491 के युद्ध में। यहां पर अजयपाल की प्रथम हार थी। उसके बाद जब दूसरे साल 1492 में दूसरी बार इस कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, बदानगढ़ में आक्रमण किया, तो अजयपाल ने इस कीर्तिचंद को पराजित कर दिया। और इसके बाद अजयपाल ने हार का सामना कभी नहीं किया। तो ये इनकी महानता थी कि इसके बाद लगातार युद्ध जीतते रहे। तो ये भी याद रखेंगे 1491 और 92 का युद्ध, बदानगढ़ के युद्ध। अब बात करते हैं इनके असली युद्धों पर। असली जो युद्ध थे इनके, ये वाले युद्ध थे 52 गढ़ों को विजय करने वाला युद्ध। अब वो 52 गढ़, जिन 52 गढ़ों की बात हमने शुरुआत में की थी कि जब कनकपाल यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में आए थे, गरजवाएं के रूप में निवास किया था, तब इस क्षेत्र में 52 ठाकुरी राजाओं का शासन था, यानी 52 गणपति यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो इन 52 गढ़ों को विजय करने का श्रेय जाता है किसे? अजयपाल को। अजयपाल ने ही इन 52 गढ़ों को एकत्र किया, जीत करके सारे 52 गढ़ जीते और पूरे गढ़वाल को एक किया, एक सूत्र में बांधा। अब देखिए कैसा, ये इनकी प्लानिंग थी साम्राज्य विस्तार की। ये चाहते ही साम्राज्य विस्तार थे कि मैं अपना साम्राज्य का विस्तार करूं और महान राजा बनूं। उस समय कुमाऊं क्षेत्र में कीर्तिचंद भी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और वहां भी साम्राज्य विस्तार चल रहा है, यहाँ भी साम्राज्य विस्तार, यानी एक कालखंड में एक जैसी गतिविधियां चल रही है। शायद उस समय आवश्यकता यही होगी कि साम्राज्य का विस्तार अधिक किया जाए। और यहाँ पर जब 52 गढ़ों को जीतने का इन्होंने प्रयास किया, उन 52 गढ़ों में से 2 गढ़ों की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये 2 गढ़ हैं, एक रुद्रप्रयाग का गढ़ और एक टिहरी का गढ़। देखिए वहां पर क्या हुआ था। पहले बात करते हैं टिहरी के गढ़ के बारे में। टिहरी में था उप्पूगढ़ या उपरूगढ़, और ये उप्पू या उपरूगढ़ का उस समय एक राजा था जिनका नाम था कप्पू चौहान। देखो टिहरी के अंदर है ये उप्पूगढ़, अभी भी है उप्पूगढ़, और उप्पूगढ़ में राजा कौन था? कप्पू चौहान। और कप्पू चौहान से युद्ध करते हैं कौन? अजयपाल। और क्यों युद्ध करते हैं? क्योंकि ये तो चले थे 52 गढ़ों को एकत्र करने। कई गढ़ों को इन्होंने केवल संदेश देख करके विजय कर लिया था। कई लोगों ने आत्मसमर्पण किया, कई जो छोटे मोटे राजा थे छोटे गढ़ों के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, कईयों के साथ युद्ध किया। और इस उप्पूगढ़ के जो कप्पू चौहान थे,
इनसे बहुत भयंकर युद्ध होता है। ये कप्पू चौहान अपने आप में बहुत वीर था। देखो, कप्पू चौहान पशु में सिंह और पक्षी में गरुड़, ये शब्द स्वयं के लिए कहता था। ये कहता था कि मैं पशुओं में सिंह हूं यानी शेर हूं, और पक्षियों में गरुड़ की भांति हूं, यानी पक्षियों का राजा और पशुओं का राजा। इस प्रकार से वो स्वयं को भी एक महान राजा बताते थे और थे भी महान राजा। इन्होंने जब इस अजय पाल से युद्ध किया तो अजय पाल की सेना बड़ी थी, क्योंकि 52 गढ़ों को जीत करके आ रहा था। उसके बाद यहां पर इनसे जब युद्ध होता है, उस समय इनका एक सेनापति भी था जिनका नाम था देबू। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि देबू किसका सेनापति था। तो देबू सेनापति के साथ भी युद्ध होता है अजय पाल का, और अजय पाल ने देबू को भी यहां पर मार दिया था, और यहां तक कि कप्पू चौहान के धड़ से सिर को अलग कर दिया था। ये बहुत बड़ा दर्दनाक समय था उप्पूगढ़ के लिए, और उप्पूगढ़ के राजा कप्पू चौहान का धड़ से सर अलग कर दिया। अब उस हिसाब से इतिहासकारों ने इस कप्पू चौहान को महाराणा प्रताप की उपाधि दी। अब ये भी प्रश्न आता है कि गढ़वाल का महाराणा प्रताप किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कप्पू चौहान को। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत शैया के सामने अजय पाल भी नतमस्तक हो गई, यानी इनकी वीरता को देख करके अजय पाल भी नतमस्तक हो गए, और उन्होंने स्वयं अपने आप से एक शब्द कहा कि हे वीर, आज तुम जीत गए और मैं हार गया, यानी तुम्हारी वीरता को देख करके आज मैं भी पराजित हो गया। जिस प्रकार से मगधेरा में होता है, आपने देखी होगी मूवी कि मगधेरा में योद्धा के सामने एक राजा नतमस्तक हो जाते हैं, उसी प्रकार से अजय रावत भी इनकी वीरता को देख करके बहुत महान थे, बहुत वीर थे। और आज भी इस क्षेत्र के लोग, उप्पूगढ़ के लोग, इस कप्पू चौहान की स्मृति में यहाँ मेला भी मनाते हैं, यानी ये बहुत बड़े वीर थे। तो वीरों की स्मृति में मेला मनाया जाता है कहाँ? टिहरी के उप्पूगढ़ में। और जैसे ही अजय पाल ने इनका सर धड़ से अलग किया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, और अजय पाल ने स्वयं अपने हाथों से इस वीर महान को मुखाग्नि दी थी, यानी इनके अंतिम समय तक भी इन्होंने अपने हाथों से मुखाग्नि दी। यानी ये इनके वीरता के इतने फैन हो गए थे, यानी इनके वीरता से इतने प्रभावित हो गए थे कि ये स्वयं को इन्हें मुखाग्नि देने से नहीं रोक पाए, और स्वयं कहा भी कि हे वीर, तुम जीते और मैं हारा। तो इस प्रकार से इनकी वीरता के भी बड़े किस्से गाए जाते हैं, और यहाँ उप्पूगढ़ में अभी भी मेला मनाया जाता है इनकी स्मृति में। तो हम याद रखें, देबू इनके सेनापति थे और इन्हें महाराणा प्रताप कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र का, और स्वयं अजय पाल को तो यहाँ गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। अब दूसरे गढ़ की बात करें, उस गढ़ का नाम था कंडारी गढ़। ये रुद्रप्रयाग के अंदर था। जैसे ही यहाँ उप्पूगढ़ की कहानी कंडारी गढ़ के एक राजा ने सुना, तो देखो क्या हाल हुए। उस राजा के हाल ये हुए कि कंडारी गढ़ का एक राजा था जिनका नाम था नरवीर सिंह। अब देखो, इनके नाम पर जुड़ा हुआ है वीर, नर में वीर, नरवीर सिंह। और इतने बड़े वीर थे कि अजय पाल के डर की वजह से मंदाकिनी में छलांग लगा करके जान दे दी। अब आप अंदाजा लगाइए, जिनका नाम वीर है वो अगर इस तरीके से सुसाइड करे तो किस प्रकार के वीर। इसका मतलब ये है कि भाई अजय पाल का उस समय इतना भयंकर खौफ फैल गया था कि राजा स्वयं आत्मदाह कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये मंदाकिनी में कूदने वाले जो राजा थे उनके नाम था कंडारी गढ़ का राजा नरवीर सिंह। तो ये भी हमें याद रखना है। इतनी बात याद रख दी, इनके युद्ध, इनकी वीरता की कहानी, और किस प्रकार से इन्होंने पूरे 52 गढ़ों को जीत करके एक बनाया और एक साम्राज्य को एकत्र किया। अब आगे बात करते हैं इनकी राजधानियों पर। देखो, इनकी राजधानियां 3 हुई, और 3 महत्वपूर्ण राजधानी हुई। कहाँ कहाँ? देखो, चांदपुर गढ़ की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी इनकी चांदपुर ही थी, और चांदपुर से इन्होंने पलायन किया। पलायन किया का मतलब ये अलकनंदा नदी घाटी क्षेत्र में अपना विस्तार करने लग गए थे। अब वहां पर जैसे इन्होंने विस्तार किया तो पहले पहुंचे ये देवलगढ़, और 1512 से पहले ये चांदपुर गढ़ से पलायन कर चुके थे, और 1512 में ये पहुंचे देवलगढ़।
जो कि श्रीनगर से पौड़ी वाले मार्ग में है। तो वहां जब देवलगढ़ में पहुंचे तो देवलगढ़ के राजा को भी इन्होंने पराजित किया, वहां से भगा दिया। तो देवलगढ़ वास्तव में देवल नामक एक राजा का था, जो कि पहले सिरमौर क्षेत्र से आए थे, उनके नाम से देवलगढ़ इसका नाम पड़ा था। अब ये देवलगढ़ में उस समय यहाँ पर इन्होंने जीता और देवलगढ़ को राजधानी बनाई। कुछ समय इन्होंने अपनी राजधानी देवलगढ़ ही बनाई। अब देखो देवलगढ़ के बारे में क्या क्या जानकारी है इनसे रिलेटेड, अजय पाल से रिलेटेड, कि देवलगढ़ में इनके एक गुरु थे जिनका नाम था सत्यनाथ। ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और सत्यनाथ गुरु को इन्होंने, इस व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया और स्वयं भी 84 सिद्धों में से एक सिद्ध कहलाए। तो ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है कि किस राजा को 84 सिद्धों में एक सिद्ध कहा जाता है। यानी नाथ संप्रदाय के टोटल 84 गुरु हुए, यानी 84 सिद्ध हुए, जिस प्रकार से जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 84 सिद्ध हुए हैं नाथ संप्रदाय के। और नाथ संप्रदाय में 84 सिद्धों में से एक सिद्ध कौन थे? अजय पाल। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने गढ़ जीतने के बाद, 52 गढ़ों को जीतने के बाद युद्ध सब त्याग दिए थे और ये स्वयं भी गोरखनाथ के अनुयायी हो चुके थे, यानी सत्यनाथ के अनुयायी हो चुके थे। नाथ संप्रदाय को इन्होंने अपना लिया था। वैसे तो ये हिंदू धर्म के ही थे, ये नाथ संप्रदाय भी हिंदू धर्म में ही आता है। तो हिंदू धर्म को अपनाया और किस प्रकार अपनाया? नाथ संप्रदाय को अपनाया, युद्ध वगैरह सब छोड़ दिए थे। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर फिर सत्यनाथ भैरव का मंदिर भी बनाया। जब इनके गुरु की मृत्यु हुई उसके बाद इन्होंने सत्यनाथ भैरव का मंदिर बनाया अपने गुरु के नाम से। और सत्यनाथ गुफा का जीर्णोद्धार भी इन्होंने किया था यहीं देवलगढ़ के अंदर। और माता राजराजेश्वरी का मंदिर भी बनाया। और माँ राजराजेश्वरी को ये कहाँ से लाए थे? उनके निशान लेकर के आए थे ये चांदपुर से, क्योंकि माता राजराजेश्वरी इनकी कुल देवी थी, आराध्य देवी थी। इसलिए ये अपने साथ माँ राजराजेश्वरी को लेकर के आए थे। अब यही बात करें तो देवलगढ़ के ही अंदर एक विष्णु का मंदिर भी है। उसी के बगल में अजय पाल की एक पद्मासन वाली प्रतिमा भी मिलती है, पत्थर पर बनी हुई आकृति अजय पाल की मिलती है। कहाँ? देवलगढ़ के अंदर। और देवलगढ़ में ही इन्होंने सबसे पहले गढ़वाला शब्द का प्रयोग किया था। यानी आप ये समझिए कि गढ़वाल शब्द का प्रयोग कहाँ? देवलगढ़ के शिलालेख में इन्होंने किया हुआ है। किसने? अजय पाल ने। और उसके साथ साथ एक यहाँ पर एक धूली पाथा का वर्णन भी दिया गया है। धूली पाथा का मतलब होता है इनका एक धर्म पाथा था, न्याय करने का एक पाथा। इस प्रकार से ये आम जनता के साथ न्याय करते थे। पाठा से क्या करते होंगे? माप तोल की प्रणाली थी, वो माप तोल करते थे। यानी जिस प्रकार से वो कर लेते थे जनता से अपने राज्य के लिए, तो एक पाठा बनाया होगा जिससे वे माप तोल करते थे कि भाई कितना टैक्स लेना है, कितना कर लेना है। तो धर्म पाठा कहा जाता था। उससे किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, सबके साथ न्याय होता था, जनता के साथ। और इसलिए वो धूली पाथा या धर्म पाथा का वर्णन भी कहाँ से मिला है? ये अजय पाल का देवलगढ़ से। ये पाथा नहीं मिला बल्कि धर्म पाथा या धूली पाथा लिखा हुआ मिला। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक अजय पाली ओड़ी शब्द का भी प्रयोग किया। अब अजय पाली ओड़ी क्या होता है? ओड़ी का मतलब होता है दो क्षेत्र के मध्य की सीमा। जैसे आजकल तो रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन हो गया, डूरंड हो गया, इस प्रकार की रेखाएं हो गई हैं। वो एक काल्पनिक रेखा हम लोगों ने खींच दी। तो उस समय ये क्या करते थे? जैसे आपने खेतों में देखा होगा, ये पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। वहाँ पर दो खेतों के बीच में एक पत्थर खोड़ दिया जाता है जिसे ओड़ा कहते हैं। तो वो ओड़ा ही इन्होंने दिया था। और ये ओड़ा इन्होंने कहाँ खींचा था? जहाँ जहाँ से गढ़वाल की सीमा है वहाँ पर ओड़ा बनाया था। तो इसलिए आज भी अजय पाली ओड़ी के नाम से जानते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में ये ओड़ा अभी भी चलता है। खेतों का जब विभाजन होता है या भूमि का जब विभाजन होता है तब वहाँ पर ओड़ा लगाया जाता है। तो अजय पाली ओड़ी भी किसने दिया था? अजय पाल ने। इसका वर्णन भी कहाँ मिला है? देवलगढ़ में। ये सारे तथ्य हैं रिलेटेड अजय पाल से। अब आगे बात करते हैं श्रीनगर की। देखो श्रीनगर की खास बात है। श्रीनगर को कहा जाता है कि श्रीनगर में अजय पाल एक समय यहाँ पर शायद शिकारी के लिए आए थे या
विचरण के लिए आए थे। तो अजय पाल को वहाँ पर श्रीयंत्र टापू दिखा और श्रीयंत्र टापू के समीप कुछ समय विश्राम करने लगे तो उनके आंखों में एक मधुर स्वप्न आया, जिसमें एक देवी के रूप में एक माता आई। उन्होंने कहा कि अजय पाल, यदि आप अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं तो यहाँ श्रीयंत्र में अपनी राजधानी स्थापित करो और श्रीयंत्र की पूजा करना शुरू करो। उसके बाद देखो आपका राज्य कितना वैभवशाली होता है। अजय पाल ने यही किया और श्रीनगर आकर के उन्होंने कत्यूरियों से यहाँ का स्वर्ण सिंहासन छीन लिया, यानी युद्ध करके उन्हें भगा दिया और यहाँ का स्वर्ण सिंहासन छीन लिया। उसके बाद इन्होंने अपनी मुख्य राजधानी को श्रीनगर में ही स्थापित किया और 1517 के आसपास ये अपनी राजधानी देवलगढ़ से लाए कहाँ, श्रीनगर। और श्रीनगर में ही 1517 में एक राजभवन की नींव रखी और ये राजभवन बनाया अजय पाल ने। हालांकि ये राजभवन 1517 में ही बन गया था या नहीं बना था, इसके तथ्य नहीं मिलते हैं, लेकिन 1517 में इसकी नींव रख दी थी। और बाद में इस राजभवन में कई बार क्षतिग्रस्त होता है। जब 1803 में बद्रीनाथ का भूकंप आया था, सबसे तीव्र भूकंप कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र का, तो वो 1803 में जब इन पंवार साम्राज्यों का श्रीनगर साम्राज्य खत्म हो गया था, गोरखाओं का आगमन शुरू हो गया था, उस समय की बात है कि ये भवन क्षतिग्रस्त हो गया था। अब क्षतिग्रस्त जैसे ही हुआ उसके बाद इसकी मरम्मत नहीं की गई, क्योंकि राजा तो यहाँ थे नहीं, राजा की मृत्यु हो गई थी गोरखाओं के हाथ, तो इसकी मरम्मत नहीं की गई। और बाद में 1894 के आसपास अलकनंदा नदी में भीषण बाढ़ आते हैं और उसमें उसके अवशेष बह जाते हैं। उसके बाद एक बार 1970 में आता है, 1970 में और ज़्यादा बह जाते हैं। तो आज की दृष्टि में यदि हम देखें तो श्रीनगर का जो राजभवन है उसके अवशेष देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि नदी तट में था और नदी तट के आसपास वो बह गया। तो ये थी इनके राजभवन की स्थापना की बात। अब यहाँ पर इन्होंने श्रीनगर में ही, मतलब जब इनका साम्राज्य फैला था तो साम्राज्य में, या आप श्रीनगर से लेकर के देवलगढ़ से लेकर के आप पूरा ये याद रखें कि भाई यहाँ पर इन्होंने, अजय पाल ने 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 ब्राह्मण। अब ये 16 ब्राह्मण क्या होता था, देखो जैसे अभी भी कई पहाड़ी क्षेत्रों में यदि आप शादी ब्याह में चलेंगे तो उन शादी ब्याह में एक ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो स्पेशली भात पकाने के लिए आते हैं। अब वो भात पकाने के लिए का मतलब है कि उनके द्वारा बनाए गए भोजन हमेशा शुद्ध माना जाता है और उसके नज़दीक हम भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जब तक पंडित जी बांट रहे हैं, पंडित जी बना रहे हैं, उसका अलग ही महत्व है। तो वो परंपराएं पहले समय में चलती थी, लेकिन आज तो भाई प्लेट सिस्टम हो गया है, एक ही प्लेट में सारा चीज़ ठूसो, सपोड़ापट खाओ। तो ये आज का ट्रेंड है, लेकिन पहले समय में पंडित जी लोग बनाते थे। वो 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी? अजय पाल ने। अब वो 16 ब्राह्मण उस समय बारातों में भात बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि उनको राज दरबार में स्पेशल भोजन पकाने के लिए रखा जाता था और उस भोजन को भी सूची कहा जाता था। सूची, सूची का मतलब है शुद्ध भोजन। ये राज दरबार के बड़े व्यक्तियों को और उच्च कुलगुरुओं आदि ब्राह्मणों को और राजा आदि लोगों को भोजन पकाते थे, स्पेशल भोजन जो होता था। तो उन ब्राह्मणों को 16 ब्राह्मण कहते थे और वो जो भोजन पकाते थे उसे सूची कहा जाता था। ये भी किसने किया? अजय पाल ने, यानी इनके बड़े महान काम थे। तो राजभवन बनाया, सूची बनाने के लिए 16 ब्राह्मण नियुक्त किए। यहाँ सत्यनाथ भैरव मंदिर बनाया, सत्यनाथ गुफा जीर्णोद्धार, राजराजेश्वरी मंदिर बनाया, गढ़वाल शब्द इन्होंने दिया, धूली पाथा इन्होंने दिया, अजय पाली ओड़ी इन्होंने दिया। और जब गढ़वाल शब्द दिया तब से उत्तराखंड का ये जो क्षेत्र था, ये जो केदार भूमि थी, ये केदार भूमि गढ़वाल कहलाया। और इसीलिए अजय पाल को एक नाम गढ़वाला भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों को एक किया था। अब आगे बात करते हैं कुछ इनके नामकरण पर। देखो, इन्हें इतिहासकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से अनेक नामों से पुकारा है। वो कौन कौन से नाम हैं? जैसे एक है कवि भरत, जो कि मानसा के दरबारी कवि होते हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब इन्होंने अपनी एक पुस्तक है मानवोदय काव्य, और इस मानवोदय काव्य में जब इन्होंने अजय पाल के बारे में वर्णन दिया तो इन्होंने मानवोदय काव्य में क्या कहा? अजय पाल को गढ़वाल का कृष्ण कहा। देखो, गढ़वाल का कृष्ण किसे कह रहे हैं? अजय पाल को।
दूसरी बात, गढ़वाल का इंद्र कहा और गढ़वाल का कुबेर कहा और भीम कहा। कितने नाम दिए? गढ़वाल का कृष्ण, इंद्र, कुबेर, भीम, सारे नाम दे दिए। किसे? अजय पाल को। ने अजय पाल की इतनी बड़ी महानता थी इसीलिए इतने शब्द दिए भाई। और किसने दिए? वो भी कवि भरत ने। और कवि भरत ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा था मानवोदय काव्य, जो कि पंवार वंश का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। पंवार वंश के एक प्रथम लिखित ग्रंथ क्या कहा जाता है? मानवोदय काव्य, प्रथम साहित्य ग्रंथ पंवार वंशों से रिलेटेड। किसने लिखा था? कवि भरत ने। तो उसमें इनके लिए गढ़वाल का कृष्ण, इंद्र, कुबेर, भीम आदि कहा गया। उसके बाद सूरवीर सिंह नामक एक रचनाकार और हुए, और सूरवीर सिंह नामक ने अपनी पुस्तक सांवरी ग्रंथ में, जो कि एक प्रकार से तंत्र मंत्रों की एक विद्या की एक किताब होती थी, सांवरी ग्रंथ में इन्होंने अजय पाल को आदिनाथ, आदिपुरुष आदि नामों से संबोधित किया है। क्या क्या? आदिनाथ और आदिपुरुष। क्योंकि आदिनाथ इसलिए कहा क्योंकि ये सत्यनाथ के प्रवर्तक बन गए थे, नाथ संप्रदाय को इन्होंने अपना लिया था, इसलिए इन्हें आदिनाथ या आदिपुरुष कह दिया। अब एक शब्द और आया, गढ़वाल का अशोक। और गढ़वाल का अशोक इनको किसने कहा? अजय रावत ने। उसके बाद एक शब्द आया गढ़वाला। तो गढ़वाला इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने 52 गणों को एकत्र करके पूरे गढ़वाल की सीमा निर्धारित की थी। इस प्रकार से आप इतना याद रखेंगे कि गढ़वाल का सबसे महान सम्राट यही हुआ अभी तक। और अभी क्या, पूरे पंवारों में इतना बड़ा सम्राट कोई नहीं हुआ, क्योंकि पूरे 52 गढ़ों को एकत्र करके गढ़वाल बनाया। और अभी तक इससे पहले क्या रह रहे थे? छोटे छोटे गढ़ों में ठाकुरी राजा के रूप में रह रहे थे, यानी गणपति के रूप में रह रहे थे। और अभी ये गढ़वाला बन गया, यानी सभी गढ़ों को जीतने वाला। इन्होंने कालिका मठ, गिरजा मंदिर, इस प्रकार से कई मंदिर और भी बनाए हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। आप इस तरीके से इस पूरे बोर्ड की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने फ़ोन की गैलरी में रखें और जब मन चाहे तब इसको देखते रहें। और हमें ज़रूरत है याद करना। पढ़ते कितना है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि याद कितना हो रहा है ये ज़रूरी है। और याद करने के लिए आप एक सिरे से एक पॉइंट इसका नोट करते रहें। मैंने हाईलाइट करके अच्छे तरीके से लिखा है और ये राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने फ़ोन का रेजोल्यूशन बढ़ाएं, 1080 पिक्सल में इसे देखें। और 1080 पिक्सल में देखने के बाद स्पष्ट आपको सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। डेटा बचाने से नहीं, बल्कि डेटा को अच्छे तरीके से अच्छी जगह इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या आने वाले महत्वपूर्ण जॉब्स वगैरह की नोटिफिकेशन दे दी जाती है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण जॉब संबंधी नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इस खूबसूरत वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।